बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं फर्स्ट। फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ एडजस्टमेंट को हम पहले ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हम एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट हम रिटेन अर्निंग के एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग के एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, और पेरेंट कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं वहाँ पे जब हम कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यानी जब हम CRE कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, यानी जब ये फिगर हम फाइंड करते हैं तो वो हम पेरेंट कंपनी की तो वहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं उठा के। पेरेंट कंपनी कौन सी है, यानी जो कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर को बाय करती है, यानी जिसके पास कंट्रोल हो। सब्सिडी कंपनी की किस तरह से रिटेन्ड अर्निंग के हम एडजस्टमेंट करते हैं, यानी जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होती है सब्सिडी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ सपोज किया हमने, ये एक एग्जांपल के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज किया 100 हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, सब्सिडी कंपनी की। तो अब इस 100 को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये इन प्री एक्विजिशन या फिर पोस्ट एक्विजिशन, इन दोनों में से एक वैल्यू हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी जब हमने एक्वायर किया है कंपनी को उस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्या था, 50 था, वो हमारा प्री एक्विजिशन कहलाता है, ठीक है। 50 वो था, तो यानी पोस्ट एक्विजिशन हमारे एक्वायर करने के बाद अब साल के एंड तक 100 हुआ है टोटल, तो 50 अब पोस्ट एक्विजिशन है। 50 तो प्री का था ना, तो 50 ही हमारा पोस्ट एक्विजिशन। यहाँ पे सेम फिगर्स ले लिए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम नहीं, यानी कि फॉर एग्जांपल हो सकता है प्री 40 हो और बाद में अब 60 अब पोस्ट एक्विजिशन कहलाएं, ठीक है। अब उनके बाद इस प्री को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस और पोस्ट एक्विजिशन को भी दो जगह हमने रिकॉर्ड करना है। कहाँ कहाँ, अब फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड है, ठीक है, और यहाँ पर XY लिमिटेड है, ठीक है, XYZ लिमिटेड। अब ABC ने एक्वायर्ड किए हैं शेयर्स XYZ के 70%, ठीक है। फॉर एग्जांपल 70% यहाँ पे एक्वायर किए हैं ABC कंपनी ने XYZ के शेयर्स, तो यानी 70% होल्ड अब ABC के पास है। ABC यहाँ पे क्या है, पेरेंट कंपनी है, और XYZ यहाँ पे सब्सिडी कंपनी है। अब जितना परसेंट एक्वायर करेगी ना कंपनी दूसरी कंपनी को, उतना ही परसेंट इस प्री एक्विजिशन के अमाउंट का लेंगे हम, और यानी इस 50 का हम 70% लेंगे तो हमारे पास 35 आता है। इसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड पे, जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, यानी गुडविल की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 30% अब इसका हम चार्ज कर देंगे NCI में, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बस अब यही है। इसी तरह हम पोस्ट एक्विजिशन की जो वैल्यू है टोटल, उसको भी इसी तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन उसका 70% लेंगे। 70% ये हमने लिया, 50 का कितना है 35, वो हम किधर चार्ज करेंगे, CRE में, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में, ठीक है, सेम मीनिंग है। बाकी का जो 30% यानी 15 की अमाउंट हमारी बची, वो हम किधर NCI में ही चार्ज करेंगे। अब NCI में दो वैल्यूज जाती हैं यहाँ से, एक प्री एक्विजिशन एक पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है, दो वैल्यू जाती है। इस तरह से हम सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। याद रहे कि ये कौन अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, पेरेंट कंपनी, क्योंकि पेरेंट कंपनी ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, ठीक है। यानी ये लेजर हमें बनाना होता है, ठीक है, यहीं से हम फाइंड करते हैं इसी की मदद से गुडविल की वैल्यू, जो कि वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अब इसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्री एक्विजिशन और फेयर वैल्यू, ये चार फिगर्स हैं। इनमें से जो भी गिवन होते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्ट डेबिट साइड पे हम क्या मेंशन करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी। यानी अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसा हमने एग्जांपल से ही अंडरस्टैंड किया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC कंपनी ने 70% शेयर्स बाय किए हैं XYZ के, ठीक है। तो यानी कुछ अमाउंट्स यहाँ पे इन्वेस्ट की है, यानी वो जो अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे डेबिट साइड पे लिख लेंगे, पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्री एक्विजिशन और फेयर वैल्यू, यानी अब हमारे पास जितना कंट्रोल है ना, अब सब्सिडी कंपनी की इन वैल्यूज़ का उतना इतना परसेंट यहाँ पे चार्ज कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में दो बैलेंस शीट तो हमें गिवन होती है ना, उन्हीं की मदद से हम प्रिपेयर करते हैं ना, दोनों कंपनी की बैलेंस शीट हमें गिवन होती है। अब हम देखेंगे
कि बैलेंस शीट में सब्सिडी कंपनी के शेयर कैपिटल की अमाउंट टोटल क्या है, उस टोटल का हम 70% लेंगे और यहाँ पे चार्ज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कंट्रोल कितना है, 70%। हमने 70% ही बाय किए हैं ना इसके शेयर्स, तो यानी 70% कंट्रोल है, यानी जितना परसेंट हम बाय करेंगे उतना उतना परसेंट इस वैल्यू का लेके यहाँ पे चार्ज कर देंगे, हमने कर दिया। इसी तरह शेयर प्रीमियम की वैल्यू का 70% लेंगे और वो यहाँ पे चार्ज कर देंगे। और प्री एक्विजिशन यहाँ पर पीछे ये जो सब्सिडी की रिटेन अर्निंग की हमने ट्रीटमेंट की है, तो ये रहा हमारे पास प्री एक्विजिशन ये अमाउंट है, इसका 70% यानी 35 इधर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने चार्ज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी प्री एक्विजिशन का टोटल का 70% हम लेंगे और यहाँ पे चार्ज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फेयर वैल्यू से मुराद क्या है, फेयर वैल्यू से मुराद है हमने कंपनी XYZ को जैसा कि यहाँ पे परचेज किया है, इसके कुछ शेयर्स परचेज किया, उसके बाद इसके किसी नॉन करंट एसेट में इंक्रीज होगा, उसकी नेट बुक वैल्यू में इंक्रीज हो गया 10 से। फॉर एग्जांपल इसकी लैंड थी ना जो, वो 10 से इंक्रीज हो गई, उसकी नेट बुक वैल्यू इंक्रीज कर गई, वो हमारी फेयर वैल्यू है। अब उस फेयर वैल्यू का यहाँ पे कितना परसेंट चार्ज करेंगे, यानी 70%। 70% ही हमारे पास कंट्रोल है ना इसका, तो 70% लेंगे उस फेयर वैल्यू का और यहाँ पे चार्ज कर देंगे NCI में फेयर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने चार्ज किया, उसके बाद बस इधर तो हम टोटल वैल्यू लिख देंगे जो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ABC ने XYZ में, ठीक है। और उसके बाद हम इसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से गुडविल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये गुडविल की वैल्यू हमने चार्ज करनी है किधर, जब हम प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पार्ट में हम यानी इन तमाम वैल्यूज़ का कितना कितना परसेंट 30% यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम 70% तो इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कर चुके हैं मेंशन, ठीक है। बाकी का 30% जो इनका बकिया बचता है वो सारा हम चार्ज करेंगे किधर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी एक्सेस अगर फेयर वैल्यू जिसके हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल हमारी किसी भी मशीनरी की फेयर वैल्यू में नेट बुक वैल्यू में इंक्रीज आया है 10 से, अब जो एक्सेस अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसका कुछ पोर्शन यानी 30% यहाँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में डेबिट साइड पर हम चार्ज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस अक्कर हुआ है और हमारा क्वेश्चन फुल गुडविल का है, तो फिर उस इम्पेयरमेंट लॉस का भी कुछ पोर्शन यानी 30% ही यहाँ पर चार्ज कर देंगे NCI में, यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट में, ठीक है। और अगर हमारा क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट गुडविल का है तो डेबिट कर देंगे कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग को, यानी हम सारा का सारा इम्पेयरमेंट लॉस कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में चार्ज कर देंगे, ठीक है। अनरिलाइजेबल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन चार्ज करेंगे अनरिलाइजेबल प्रॉफिट के लिए, लेकिन कुछ कंडीशन है। अगर अनरिलाइजेबल प्रॉफिट हमारा कौन सी कंपनी चार्ज करती है, यानी अगर सब्सिडी कंपनी अनरिलाइजेबल प्रॉफिट अर्न करती है पेरेंट कंपनी पर, ठीक है, तो फिर कुछ पोर्शन यहाँ पर हम चार्ज करेंगे, यानी 30% ही उस प्रॉफिट का लेंगे और यहाँ पर चार्ज कर देंगे डेबिट साइड पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में हम चार्ज कर देंगे। अदरवाइज अगर पेरेंट कंपनी अर्न कर रही है अनरिलाइजेबल प्रॉफिट सब्सिडी कंपनी पर, यानी पेरेंट कंपनी कुछ सेल कर रही है सब्सिडी कंपनी को और कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट फिर हम कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में ही डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देंगे उससे, ठीक है, उतनी ही अमाउंट से। तो इस तरह हम यानी इन तमाम वैल्यूज से ही हम ये NCI यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगर फुल गुडविल का क्वेश्चन है तो NCI गुडविल का हम अलहदा से लेजर अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से जो वैल्यू आती है वो भी यहाँ पर होल अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, पहले कुछ एंट्रीज पास कर लेते हैं, कुछ एंट्रीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी वर्किंग अनरिलाइजेबल प्रॉफिट के लिए जो अभी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस है, इफ पेरेंट कंपनी अर्न अनरिलाइजेबल प्रॉफिट, ठीक है, पेरेंट कंपनी अगर अर्न कर रही है सब्सिडी कंपनी पर, तो फिर हम एंट्री क्या पास करेंगे, यानी डेबिट कर देंगे CRE को होल अमाउंट से, ठीक है, जितनी भी अमाउंट का प्रॉफिट अर्न कर लिया, और क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री को, ठीक है, इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी इन्वेंट्री के अमाउंट में से हम लेस कर देंगे इस वैल्यू को। उसके बाद सेकंड सिचुएशन क्या है, इफ सब्सिडी कंपनी अर्न अनरिलाइजेबल प्रॉफिट, और सेकंड सिचुएशन क्या है, अगर सब्सिडी कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट, तो फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे, फिर डेबिट करेंगे दो अकाउंट्स को, एक डेबिट करेंगे CRE अकाउंट को और एक डेबिट करेंगे NCI अकाउंट को, और इन्वेंट्री को होल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, जितनी भी अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल। और CRE को कितना से डेबिट करेंगे हम, यानी CRE अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे कितनी अमाउंट को, यानी इस होल अमाउंट का हम उतना परसेंट लेंगे जितना परसेंट हमने कंपनी को एक्वायर किया, जैसा कि 70% किया है यहाँ पर, तो 70% लेंगे, जो अमाउंट आएगी वो हम डेबिट कर देंगे CRE अकाउंट में, और NCI अकाउंट में बाकी का 30%, यानी 30% हम चार्ज कर देंगे इस होल अमाउंट का NCI में डेबिट साइड पे, ठीक है। अब ये हमारी हो गई। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट हम किस तरह करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस की भी आगे दो कंडीशंस है। अगर
इन फुल गुडविल सिचुएशंस, अगर फुल गुडविल का क्वेश्चन है तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, दो जगह डेबिट साइड, दो अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर फुल गुडविल का क्वेश्चन है तो, और एक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। डेबिट कितने कौन कौन से दो अकाउंट्स को करेंगे, एक सी आर ई को डेबिट करेंगे उतने परसेंट से जितना परसेंट हमने एक्वायर किया, यानी 70% लेंगे हम फुल जो कि इम्पेयरमेंट लॉस होगा ना फुल गुडविल की अमाउंट, यानी 100% तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे ना हम, यानी गुडविल अकाउंट को, ठीक है। इस वैल्यू का 70% लेंगे और उसे डेबिट कर देंगे उस अमाउंट से सी आर ई अकाउंट को, ठीक है। और बाकी का 30% हम डेबिट कर देंगे किसको, एन सी आई अकाउंट को, ठीक है। इस तरह से हम इम्पेयरमेंट लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे इन फुल गुडविल सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन अगर इन प्रोपोर्शनेट गुडविल सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल एनसीआई की फेयर वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो वो प्रोपोर्शनेट का गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ हम क्या एंट्री पास करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस की, इम्पेयरमेंट लॉस सारा का सारा जितना भी होगा 100% हम चार्ज कर देंगे एन सी आर ई अकाउंट में, यानी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग अकाउंट में मेंटेन करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट कर देंगे गुडविल अकाउंट को 100% अमाउंट से, ठीक है। ये हमारी इम्पेयरमेंट लॉस की दो सिचुएशंस हैं। इम्पेयरमेंट लॉस को इस तरह हम एडजस्टमेंट करते हैं इन फुल गुडविल सिचुएशन में और इन प्रोपोर्शनेट गुडविल सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद अगर हमें फुल गुडविल का क्वेश्चंस गिवन है, फुल गुडविल का क्वेश्चंस है, तो फिर यहाँ पे हमें एनसीआई गुडविल का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और यहाँ से भी गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे भी रिकॉर्ड करना है हमें अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। अब इसका सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड ये है कि अब एनसीआई गुडविल का अकाउंट जब हम बनाएंगे ना, यहाँ पर यानी इसकी ये जो हेडिंग्स है ना, ये हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे कहाँ से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अब जो क्रेडिट सारे यानी क्रेडिट साइड जो भी होगी ना, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, यानी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्री एक्विजिशन, फेयर वैल्यू, इन चारों का हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और वहाँ पर क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्री एक्विजिशन और फेयर वैल्यू, ठीक है। और डेबिट साइड पे जो फेयर वैल्यू हमें गिवन होगी ना क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू जो एनसीआई की गिवन होगी वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब ये हेडिंग्स तो हमने मेंशन कर ली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, लेकिन अब इनकी वैल्यूज़ कहाँ से हम कॉपी करें या फिर कौन सी वैल्यूज़ लिखें, हम वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे एनसीआई इन इन हेडिंग्स की, यानी जो जो हेडिंग्स हमने वहाँ पे लिखी है, हम यहाँ से अब इनकी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेंगे, यानी 30% हम रिकॉर्ड कर लेंगे जो जो हमने वहाँ पे हेडिंग्स लिखी हैं उनके टोटल के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यानी शेयर कैपिटल का 30% यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, एनसीआई गुडविल का अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है ना। इन ये तमाम चीज़ें एनसीआई गुडविल के अकाउंट में हमने रिकॉर्ड करनी है, यानी अपने माइंड में रखनी किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से भी अब गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों गुडविल की वैल्यूज़ को फिर कहाँ पे चार्ज करेंगे, नॉन करंट एसेट में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी एडजस्टमेंट क्या है, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग की क्या एडजस्टमेंट है, फर्स्ट ये तो रिटेन या दो क्रेडिट साइड पे दो हमने दोनों कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स लिखनी है, ठीक है। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट कंपनी की होल अमाउंट 100% अमाउंट जितनी बैलेंस शीट में हमें गिवन होगी वो यहाँ पे हम चार्ज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एबीसी पेरेंट कंपनी, एबीसी के जो रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट है 100% यहाँ क्रेडिट साइड पे चार्ज कर लेंगे। और पोस्ट एक्विजिशन में अब 70%, यानी पोस्ट एक्विजिशन का हम 70% लेंगे और वो यहाँ चार्ज करेंगे। यानी यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट में हमने ये स्केड्यूल बनाया था, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स का, तो पोस्ट एक्विजिशन 50 अमाउंट है, यानी टोटल अमाउंट सब्सिडी कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन की कितनी है, 50 का आप 70% लेंगे, ठीक है। 70% यानी 35 हम चार्ज करेंगे सी आर ई अकाउंट में, ठीक है, सी आर ई अकाउंट में। तो यहाँ पर हम सी आर ई अकाउंट ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन का 70% लेंगे और वो यहाँ पे हम चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन अब यहाँ पे हम चार्ज करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन का फॉर एग्जांपल जितना परसेंट हमने चार्ज किया ना, अब एक्सेस हुआ है किसी भी वैल्यू में, उसकी डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे और उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो होगी उसका 70% यहाँ पर हम चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास 70% कंट्रोल है, यानी जितना कंट्रोल होगा उतना परसेंट यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम अनरिलाइजेबल प्रॉफिट की एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। यहाँ पर अनरिलाइजेबल प्रॉफिट के लिए एक कंडीशन है कि अगर अनरिलाइजेबल प्रॉफिट, जैसे कि हमने पीछे एंट्री में ही अंडरस्टैंड किया था, यहाँ पर हमने एंट्री पास की थी, तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि दो सिचुएशन है अनरिलाइजेबल प्रॉफिट में। अगर अनरिलाइजेबल प्रॉफिट पेरेंट कंपनी अर्न कर रही है सब्सिडी कंपनी पर,
तो फिर हम सारी की सारी अमाउंट यानी 100% प्रॉफिट जो कि अनरिलाइजेबल प्रॉफिट है वो सारा का सारा हम किधर चार्ज करेंगे, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में, ठीक है। यानी और इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट 100% से हम डेबिट कर देंगे अगर पेरेंट कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट, अनरिलाइजेबल प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी पर, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें सेल कर रही है पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को और कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो सारी की सारी वैल्यू हम 100% कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में पोस्ट कर देंगे, ठीक है, और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। अदरवाइज सेकंड कंडीशन क्या है, इफ सब्सिडरी कंपनी अर्न अनरिलाइजेबल प्रॉफिट ऑन पेरेंट कंपनी, तो फिर हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, यानी उस प्रॉफिट को हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, यानी दो अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे होल अमाउंट से। और अब हमारे पास जितना कंट्रोल है, यानी एबीसी के पास एक्स वाई जी का जितना कंट्रोल है यानी 70%, तो इस अनरिलाइजेबल प्रॉफिट की इस सूरत हाल में हम 70% से डेबिट कर देंगे कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को, ठीक है। यानी यहाँ पर हम आएंगे, एक कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को जब प्रिपेयर करेंगे इस सिचुएशन में, यानी सब्सिडरी कंपनी ने जब अर्न किया होगा प्रॉफिट, तो हम जस्ट यहाँ पे 70% अनरिलाइजेबल प्रॉफिट की अमाउंट का सिर्फ 70% यहाँ पे डेबिट करेंगे। और एक और अकाउंट हम डेबिट करेंगे इस सिचुएशन में एनसीआई को बाकी 30% से हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और होल अमाउंट यानी एनसीआई, यहाँ पर हम आए पीछे, ये जो हमने एनसीआई का अकाउंट प्रिपेयर किया था यहाँ पर भी डेबिट किया था अनरिलाइजेबल प्रॉफिट, यानी इस सिचुएशन में हम जब अनरिलाइजेबल प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी अर्न करेगी तो यहाँ पर जस्ट हम 30% से उसे भी डेबिट कर देंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट को, ठीक है, और इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अनरिलाइजेबल प्रॉफिट की इस तरह से हमने एडजस्टमेंट करनी है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस की भी कंडीशन है, यानी अगर फुल गुडविल का क्वेश्चन है तो 70% सिर्फ यहाँ पे चार्ज करेंगे, और अगर प्रोपोर्शनेट गुडविल क्वेश्चन है तो 100% इम्पेयरमेंट लॉस हम चार्ज कर देंगे कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद इस तरह हम इसका भी बैलेंस कैरी डाउन फाइंड कर लेंगे, बैलेंस कैरी डाउन जो भी इसका होगा उसे हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में, ठीक है। ये तमाम एडजस्टमेंट थी, ये सारी एडजस्टमेंट थी, ये एडजस्टमेंट अगर आप अच्छे से समझ लो तो आप इजीली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट खुद ही प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि बाकी सारी तो बेसिक चीज़ें, बाकी सारी तो हम दोनों कंपनीज के आपस में ऐड करके वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और यही कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें करनी होती हैं, यानी ये आप ऑल ट्रांजैक्शंस को ये अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो, ये वाली हेडिंग्स आप याद कर लो आप, ठीक है। फिर आसानी रहती है बंदे को, फिर इजीली बस ज़हन में वो घूम रही होती हैं सारी ट्रांजैक्शन, तो उनमें से जो जो गिवन होती है वो बंदा वहाँ पे नोट कर लेता है, ठीक है। इस तरह से हम सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग की कुछ एडजस्टमेंट करते हैं पहले, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।